सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि कर्ज लेंगे हुक्मरान, कर्ज का बोझ उठाएंगे आवाम और इस कर्ज पर मौजें करेंगे हुक्मरान या फिर सरकारी अफसरान। हालात ये हैं कि इस वक्त मुल्क में लाकानूनियत, बेसी और बेशर्मी का नंगा नाच जारी है। गरीब भूख से मर रहा है, खुदकुशियां कर रहा है, मगर इस गरीब को एक रुपए का रिलीफ देने को ये हुकूमत तैयार नहीं। ज़राई मुल्क है, आटा महंगा भी है और नायाब भी। इस पर हुकूमत ने बिजली की कीमत में मजीद 7 रुपए तक इजाफे की नवीद सुना दी है। आवाम के लिए जीना दुश्वार हो गया है, मगर आम लोगों के लिए मुश्किल फैसलों के सिवा हुकूमत के पास कुछ नहीं। लेकिन वो अफसरान जो लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, सरकारी मराद के मजे उठा रहे हैं, आवाम के खून पसीने की कमाई से चलने वाली गाड़ियां इंजॉय कर रहे हैं, इन्हें ये गरीब नवाज हुकूमत अरबों रुपए की सैकड़ों महंगी और लग्जरी गाड़ियों के तोहफे दे रही है, और वो भी बिन मांगे। ये इनायात अगले इंतखाबात के लिए एहतमाम है या कुछ और, पता चल जाएगा। मगर सितम यह है कि अपनी इस बेहिसी पर हुक्मरानों को जरा बराबर भी शर्म महसूस नहीं होती। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब फरमा रहे हैं कि ये गाड़ियां करप्शन रोकने का नुस्खा है। बेहिसी देखिए कि इस मॉनसून में लाहौर बार बार पानी में डूब रहा है, छतें गिरने, करंट लगने से लोगों की जानें जा रही हैं। बारिश का पानी अस्पतालों के ऑपरेशन थिएटर्स तक जा पहुंचा। जिस वक्त आवाम पर यह क़यामत टूट रही थी, उस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक तकरीब सजाकर निगरान वज़ीर आला की तारीफों के पुल बांध रहे थे और हाजरीन खूब तालियां बजा रहे थे। पंजाब को छोड़ें, पख्तूनख्वा में निगरानों की जानिबदारी के खिलाफ हुकूमती इत्तेहादी आवाज़ उठा रहे हैं। इन्हीं हालात में इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाए जाने का शोर भी मचा। यह हकीकत थी, अफवाह थी या फिर किसी की ख्वाहिश, ये जो भी था, पीपल्स पार्टी ने इस पर फौरन ही पानी फेर दिया। लेकिन सवाल अपनी जगह कायम है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन बनेगा। निगरान सेटअप 3 महीने के लिए आएगा या पंजाब और पख्तूनख्वा की तरह यहाँ भी तवील सूबा चलेगा। सवाल ही सवाल है, इनके जवाब लेते हैं। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सैयद मुजम्मिल शाह और सदीक जान मेरे साथ हैं, लेकिन प्रोग्राम से पहले और इनसे सवाल जवाब का सिलसिला करने से पहले आपको दिखाते हैं कि इसहाक डार साहब कितने बेचैन नजर आ रहे हैं निगरान वज़ीर आज़म बनने के लिए। उनसे क्या सवाल हुआ, किस तरह उन्होंने उसका जवाब दिया, जरा देखिए। जी सदीक, ये किस तरह से आया ये इसहाक डार साहब का नाम? ये तो एक डरावना ख्वाब सा है, और जो लोग फिर भी समझते थे कि PDM की हुकूमत है, चले बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं, वो भी हैरान हो गए कि ये क्या किया गया है। देखिए, ये कोई हैरत की बात नहीं है, और मैं तो खुद ये समझता हूँ, जैसे फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया हुआ था, बिल्कुल इसहाक डार साहब को बनना चाहिए। अब आपने अगर मोहसिन नकवी टाइप लोगों को बिठाना है, या उधर KPK में आज़म खान साहब एक हैं मौसूफ, अगर इस तरह के लोगों को बिठाना है तो उनसे बेहतर तो फिर इसहाक डार साहब हैं। ये बिल्कुल ज़बरदस्त फैसला अगर इसहाक डार साहब को बनाया जाता है। अच्छा, इसहाक डार साहब के हवाले से जब शहबाज राना साहब की स्टोरी लगी तो मैंने जैसे ही खबर पड़ी तो मैंने कहीं कॉल की, उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं हो सकता। मैंने कहा शहबाज राना साहब ने अगर खबर लगाई है तो वो एक क्रेडिबल नाम है, उनकी एक साख है, तो ऐसे नहीं वो खबर लगा सकते। तो वही हुआ, उनकी खबर दुरुस्त साबित हुई, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बिल्कुल ज़बरदस्त है जनाब। इनको इसहाक डार साहब को ही, जिन्होंने पाकिस्तान को यहाँ तक लाए हैं, तबाही और बर्बादी के दहाने तक लाए हैं, अगर मज़ीद मुल्क को, क्योंकि एक बार तो आपको मुल्क को बिल्कुल डिफ़ॉल्ट और बिल्कुल पस्ती में लेके जाना पड़ेगा, ताकि एक बार बिल्कुल हम नीचे चले जाएँ ना, ताकि फिर सारे बैठ के और इस बात की रियलाइजेशन हो कि बस इससे नीचे तो जा नहीं सकते, तो आप ऊपर ही उठना है, तो आप फिर सोच लें क्या करना है। तो एक बार बिल्कुल आपको एंड तक जाना चाहिए, जाना पड़ेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है इसहाक डार साहब का रहना, और फिर इसहाक डार साहब का शायद इसलिए भी रहना ज़रूरी है कि इसहाक डार साहब क्योंकि दरमियान में बहुत अरसा पाकिस्तान से फ़रार रहे हैं, तो उनके कुछ काम शाम नहीं, अपने भी उनके काम पेंडिंग होंगे, शरीफ ख़ानदान के भी पेंडिंग होंगे, क्योंकि जितने केसेस और जितने इनके मामला थे 15 माह में, तो वो सारे अभी तक ख़त्म नहीं हुए, तो वो थोड़ा सा और टाइम चाहिए। तो रहना चाहिए इसहाक डार साहब को। और इसहाक डार साहब वो शख्सियत हैं जिनका रिकॉर्ड है 91 गुना, फ़ीसद नहीं, 91 गुना इनके साथ बढ़े, और ये जवाब नहीं दे सके थे और वज़ीर आज़म के जहाज़ में भाग गए थे। और जब अब सारी डीलें हुई तो फिर ये वापस आए। 91 गुना, 91, मतलब कोई थोड़े से भी नहीं कि हम कहते हैं ना कि 2 गुना हो गए, 3 गुना हो गए, 91 गुना उनके साथ से बढ़े। तो ज़बरदस्त फैसला है जनाब, बिल्कुल बनना चाहिए इसहाक डार साहब को, ताकि एक बार आप जितना नीचे जा सकते हैं एक बार आप चले जाएं, ताकि जब बिल्कुल आप एंड पे चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि यार आप मुल्क को आगे उठाना है, इस गड्ढे से निकालना है, तो फिर शायद कोई
सेंसिबल हम फैसले करें, उसके लिए ज़रूरी है इसाकडार साहब का रहना। अच्छा, ये चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में भी था कि इस तरह का सेटअप आएगा, निगरान सेटअप, ये पीपल्स पार्टी नून लीग में था, लेकिन मुजम्मिल ये जो इसाकडार साहब का नाम आया और फिर इस पर बात हुई, ब्रेकिंग न्यूज़ चली कि जी इसमें इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी मान गई है, बाद में पीपल्स पार्टी का डिनाई करें, तो ये ऐसे नहीं था, या तो एक फीलर था, जानबूझकर ये सब किया गया। इसके पीछे आपको क्या सोच नजर आती है? ये खदशा कि केयर टेकर सेटअप लंबा हो सकता है, अपने आदमी को लाकर बिठाया जाए, क्योंकि इसमें तो दो राय नहीं है, ये तो माना जा रहा है कि अब केयर टेकर सेटअप के लिए इख्तियारात बढ़ाने के लिए कानून साजी होने वाली है। कानून साजी तो बिल्कुल इन ऑपरेशन है, लेकिन इसाकडार साहब के आने का मतलब ये है कि केयर टेकर सेटअप जो है वो लंबा ज़रूर होगा। किसी और के आने का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इनके आने का मकसद सिर्फ अगर इसकी रीज़न जो रैशनल जिसको कहते हैं उसको डिस्कस करें तो वो ये दिया जाता है कि चूँकि IMF की डील करवाने में जो है वो इनका रोल है, इसीलिए इन्हीं को होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि निगरान सेटअप के अंदर भी जो इख्तियारात के साथ निगरान हुकूमत आएगी तो वो IMF से भी इंगेज कर पाएगी। तो इस लॉजिक के हवाले से तो फिर शहबाज शरीफ साहब भी शामिल थे IMF की डील में, तो फिर उन्हीं को निगरान वज़ीर आज़म भी बना दें आप, तो वो भी फिर किसी हद तक जस्टिफाइड हो जाएगा कि वही कंटिन्यू करते रहें। तो अगर भी भी यही रहे, वही मैं कह रहा हूँ कि बायसनेस अगर इतनी ज़्यादा होगी उस गवर्नमेंट के अंदर, PDM की एक शख्सियत जो इलेक्शन करवाने के लिए आएंगे वो PDM को रिप्रेजेंट कर रही होगी, तो इसका मतलब सिर्फ दो हो सकते हैं। पहला ये कि आपने इलेक्शन करवानी ही नहीं है, दूसरा ये कि आप नॉन सीरियस हैं इलेक्शन की इम्पार्शियलिटी के हवाले से, क्योंकि अगर आप ऐसी शख्सियत को एलिवेट करेंगे बतौर निगरान वज़ीर आज़म तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपकी सारी अपोजिशन जो है उसको आप साइडलाइन करेंगे और वो जो मर्ज़ी एहतजाज करती रहे। मैं तो अग्री करूँगा तहरीक इंसाफ के स्टांस से जो उन्होंने इसाकडार साहब के नाम के सर्कुलेट होने के बाद लिया है, और वो यही है कि ऐसी शख्सियत के आने का मकसद सिर्फ ये है कि इलेक्शन जो है उनको सैबोटाज किया जाए। तो अगर तो इसाकडार साहब आते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा डेंट होगा ट्रांसपेरेंसी में, क्योंकि अगर वो परफॉर्म करें ना करें, उनके पास इख्तियार हो ना हो, लेकिन महज उनका कुर्सी पे बैठ जाना वही काफ़ी है इलेक्शन को मुतनाज़ करने के लिए। और अगर आपके पास सिर्फ ये लॉजिक है कि इकनॉमिक मैनेजमेंट चाहिए आपको, तो फिर आप जल्द अज जल्द क्यों असम्बलियाँ तहलील करके इलेक्शन में नहीं जाते? आप क्यों कबल अज़ वक्त इंतखाबात होने की जो बात है, या फिर आप दो तीन दिन पहले असम्बली डिज़ोल्व क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि 1 महीना और मिल जाए। तो अगर तो आप वाकई इकनॉमिक स्टेबिलिटी चाहते हैं तो वक्त पे असम्बलियों को तहलील होने दें, 2 महीने बाद इलेक्शन होने दीजिए और केयर टेकर सेटअप कम से कम टाइम के लिए आए, ताकि अगला जो लॉन्ग स्टैंडिंग अग्रीमेंट है IMF से वो 3 साल का चाहिए आपको बाय ऑल मीन्स, और वो तभी हो सकता है जब एक स्टेबल गवर्नमेंट मैंडेट के साथ आएगी। तो अगर तो आपकी ये लॉजिक है कि मुआशी स्टेबिलिटी चाहिए तो फिर आपको कौमी असम्बली को 12-13 अगस्त तक कंटिन्यू करवा के उसको डिज़ोल्व होने देना चाहिए अपने नेचुरल टाइम के ऊपर। तो एक तरफ आप 2 दिन पहले भी डिज़ोल्व कर रहे हैं ताकि महीना और मिल जाए, दूसरी तरफ लॉजिक ये पेश कर रहे हैं कि चूंकि हमें इकनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए इसीलिए इसाकडार साहब को लाना। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है बहुत बड़ी। इसका मतलब ये है कि आप इलेक्शन की शफाफियत को इंश्योर नहीं करना चाहते। तजादात ही तजादात है जो मुज़म्मिल ने बात की, लेकिन सिद्दीक जो आप बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जी जो ऐसे ही केयर टेकर सेटअप, इलेक्शन कमीशन, नैब में जिस तरह तैनाती देखी कि पहले चेयरमैन नैब ने इनकार कर दिया था, साफ कहा उन्होंने कि जो मुझसे काम कहा जा रहा है, उसके बाद उन्होंने देखा जिस तरह काम हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नहीं माना जा रहा। तो अब सब कुछ एक बिल्कुल ही जिस तरह कहते हैं निज़ाम नंगा होकर सामने आ जाए, तो आप समझते हैं वो ज़्यादा बेहतर है कि जी चलो हो ही रहा है तो फिर इसाकडार या जिस तरह मुज़म्मिल कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ही हो जाए। लेकिन इस तरह तो नहीं रियासतें चलती। आपकी बात अपनी जगह, मुज़म्मिल की बात अपनी जगह, लेकिन रियासत या मुल्क कोई तो आइन, कोई भरम, कोई हया शर्म तो होती है कि अच्छा नहीं, एक दिखावा ही सही, लेकिन देखें एक केयर टेकर सेटअप है, हम अपनी बात करें, आइन के मुताबिक चल रहे हैं। इस तरह तो मुल्क नहीं चला करते कि आपने जो भी करना है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं भी करवाने, लेकिन कुछ तो आपने दुनिया को दिखाना है कि हम चलो 30% ही सही, कुछ फ्री एंड फेयर जा रहे हैं, कोई इंडिपेंडेंट जा रहे हैं। इस तरह कैसे चलता है मुल्क? सर आप इसाकडार के अलावा किसी को बिठाएंगे तो फिर रियासत चल जाएगी, फिर इलेक्शन फीस साफ और शफाफ हो जाएंगे। मोहसिन नकवी साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए बैठे हुए हैं, आजम खान उधर साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए बैठे हुए हैं KPK में, सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो साफ और शफाफ इलेक्शन कराने के लिए बैठे हुए हैं। तो सर ये किसी को भी बिठा दें, मैं तो कह रहा हूँ कि इसाकडार साहब से कम से कम ये तो पता होगा ना कि नून लीग का बंदा बैठा हुआ है। मोहसिन नकवी टाइप लोगों को जब आप बिठाएंगे तो एक तरह आप धोखा भी दे रहे हैं, फ्रॉड भी कर रहे हैं, एक अजीबो गरीब तरह की चीज़ भी कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट आदमी है। जितने वो इंडिपेंडेंट है वो आपके सामने हैं। वो KPK में आपने देखा वो निगरान वजीर ने जो है वो जाके जलसे से खिताब किया, लेकिन शायद खटक उसके खिलाफ तो कार्रवाई कर दी। और भाई अगर सिकंदर सुल्तान राजा साहब इतने इंडिपेंडेंट है ना, जितने इंडिपेंडेंट है वो पूरी कौम को पता है, अगर इतने इंडिपेंडेंट हैं तो करें ना, तो पूरी काबीना को फारिग करें। तो जिस काबीना के बारे में एतराफ़ आ चुका है कि जनाब 20 जो है वो फजल रहमान साहब की जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, 3 फलानी जमात से हैं, 2 फलानी जमात से हैं, 2 फलानी जमात से हैं,
सारे के सारे जो है वो मुख्तलिफ जमातों के लोग हैं जो निगरान सेटअप में वज़रा बने हुए हैं, तो सारों को फारिग करें सिकंदर सुल्तान राजा साहब, लेकिन उनके बस की भी बात नहीं है। ये उनके कद से और उनके इख्तियार से, उनकी, अब मैं और लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता, उससे ऊपर की चीज़ें उनके बस की बात नहीं है। वो एक चले उन्होंने वज़ीर फारिग किया है, तो वो भी पता नहीं उन्होंने कहाँ जस्टिफिकेशन दी होंगी, और पता नहीं, हमें तो नहीं पता बैक एंड पे कहाँ माफ़ियाँ मांगी होंगी, और उनको कहा होगा कि थोड़ा सा मेरा भी तो रहने देना भरम, कि मैं कोई थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हूँ। वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि मोहसिन नकवी का नाम किसने दिया? ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने दिया ना, उन्होंने सेलेक्ट किया ये हीरा, जिस हीरे ने पंजाब के अंदर जो हशर नशर कर दी है वो आपके सामने। और वो आपने वीडियो देखी होगी एक लड़की की जिसके भाई को मंशात फरोशों ने जो है उसके ऊपर हमला किया है, जना हॉस्पिटल में वो मौजूद था उसका भाई, और उसकी आपने वीडियो देखी। तो पूरा पंजाब के अंदर आप देख लें हालात और सूरत हाल क्या है। तो ये तोहफा दिया है सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने पंजाब। आप कहते हैं चलो इसी तरह से जिस तरह चल रहा है इसी तरह चलता रहे, क्या इसमें अब ढका छुपा रह गया? मगर एक और जो मामला है उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई गई, बहुत से सवाल हुए अक्रॉस द बोर्ड कि जी ये 2 अरब 33 करोड़ से ज़ायद की गाड़ियाँ ये जो अफसरान को लेकर दी जा रही हैं, एक तरफ हम कहते हैं जी रकम नहीं है, IMF कह रहा है आप सरप्लस शो करें, एक अंदाज होता, ये तो नहीं होगा कि इनके पास गाड़ियाँ नहीं होंगी इन अफसरान के पास, ये तो मुमकिन ही नहीं है, वरना वो क्या रिक्शों पर जा रहे हैं, चिंची करवा कर जा रहे हैं, कुछ तो होगा। तो नई गाड़ियों की ज़रूरत, 4x4 की ज़रूरत उनको पड़ गई है कि जी सैलाब आया है, उन इलाकों में शायद जाना है, तो इस वजह से उनको गाड़ियों की ज़रूरत पड़ गई, या ये एक तरह से हम इसको पॉलिटिकल कहेंगे, उनको करप्ट किया जा रहा है कि आगे जो निज़ाम चल रहा है इसने कंटिन्यू कर रहा है, आप आंखें बंद करके हम जो कह रहे हैं करते चले जाएँ और फिर हम आपको इस तरह नवाजते चले जाएंगे। मुज़म्मिल, अच्छा, इसमें देखें ना, पहली बात तो ये लीड कैप्चर पाकिस्तान का मसला है। तमाम पार्टीज़ के लोग हों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने वाले हों, वो एक ही क्लास से जो है वो गुज़र के कौमी असम्बली तक पहुँचते हैं। इलेक्शंस की लंबी लंबी स्पेंडिंग होती है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है वो ख़र्चा सिर्फ उनके प्रोटोकॉल्स को इंश्योर करने के लिए होता है। इस पर मैं आता हूँ, लेकिन इससे पहले जो डार साहब वाली हम बात कर रहे थे उसमें एहसन इकबाल साहब ये कह चुके हैं कि मुझे तो इसका इल्म ही नहीं है कि उनका नाम किसने दिया है, या फिर मेरे कम अज़ कम इल्म में नहीं आया, ना कोई डिस्कशन हुई है। और साथ साथ शहीर रहमान साहिबा ने आज फैसल करीम कुंडी साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात की, उन्होंने कहा एब्सोल्यूट फेक न्यूज़ है और मीडिया ने जान के इसका बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट बना लिया है। और साथ साथ ये कि किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा, यही इंप्रेशन मिल रहा था पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो उनको चाहिए फिर कि वो कैटेगोरिकली नून लीग भी आकर डिनाई करे शहबाज साहब की खबर को और आकर कहे कि ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है। बाकी जहाँ तक आपने ये बात सिर्फ शहबाज राना नहीं, एजाज सैयद साहब ने भी बाद में बिल्कुल ये खबर दी है और भी लोग इसमें शामिल। बिल्कुल, देयर हैज़ टू बी सम ट्रूथ, अदरवाइज ऑब्वियसली इतनी डिबेट बिल्कुल आप सही कैटेगरी डिनाई करें, नून लीग कहे जी ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं। एग्जैक्टली। तो जहाँ तक ये बाकी आपने गाड़ियों के हवाले से बात की है, मैं कल कहीं देख रहा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके अंदर तकरीबन 25 से 26 गाड़ियाँ हैं जो कि वो सारे सेटअप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और हमारे यहाँ हज़ारों की और डिफरेंस आप देखिए कि एक तरफ यूके है और एक तरफ पाकिस्तान है जो कि बैंकरप्सी के बिल्कुल वर्ष पे पहुंचा हुआ है, जिसके पास बेल आउट के पैसे नहीं हैं। लेकिन कभी हम देखते हैं कि कोई SUVs नई मंगवाई जा रही हैं करोड़ों रुपए की, कभी हम ये देख रहे हैं तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं, उस पर कंसेंसस है, सरकारी अफसरान को रेज़ दिया जा रहा है, पेंशन को रेज़ दिया जा रहा है। और साथ साथ ऑन दी अदर हैंड इकॉनमी का हालात ये हैं कि आपके पास अगले बेल आउट के पैसे कहाँ से वापस करेंगे आप, ये 35 अरब डॉलर एक माली साल में कहाँ से देना है, कुछ इल्म नहीं है आपको। तो लगता यही है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने डॉन में एक आर्टिकल लिखा था, द 1% रिपब्लिक, एक ऐसी रियासत जो सिर्फ 1% के लिए काम कर रही है। एंड दिस सीम्स वेरी मच ट्रू, क्योंकि जितनी भी कानून साजी होती है वो सिर्फ 1% के लिए है, उसमें आम आदमी के लिए कोई चीज़ नहीं है। इंसेंटिवाइज उसकी किसी भी ट्रांसपोर्टेशन को या दवा को या फिर उसके इलाज को नहीं करेंगे तो सिर्फ अपनी तनख्वाहों को बढ़ाने के लिए या वोट लेने के लिए यूनियंस को पैसे बढ़ा दिए, या साथ साथ गाड़ियाँ इंपोर्ट कर लीं, या एलीट कैप्चर में लंबे लंबे प्रोटोकॉल एंजॉय किए। तो ये वो कानून साजी है जो दिखाती है कि ये सारा स्टेट क्राफ्ट किसके लिए और किस क्लास के लिए, किस तबके के लिए काम कर। अब ये अजीब बात है सिद्दीक के, जिस तरह मुज़म्मिल ने मिसाल दी बरतानिया की कि हम गरीब तरीन ममालिक में शामिल हो रहे हैं, पासपोर्ट हमारा सबसे बुरा, चौथा बुरा तरीन पासपोर्ट है, हमारा सबसे बड़ा शहर रहने के लिए सबसे बुरे शहरों में शामिल है दुनिया के, बिजली यहाँ 7.5 रुपये महंगी की जा रही है, आटा महंगा हो चुका, नायाब हो चुका, गैस अभी और ज़्यादा महंगी होनी है, इसके साथ चीनी वो रिकॉर्ड पर है। लेकिन दूसरी तजाद देखें कि गाड़ियाँ भी मिलेंगी, पेट्रोल भी मिलेगा, मुलाजिम भी मिलेंगे, उनकी तनख्वाहें भी ज़्यादा होंगी,
तो ये किस सोच के साथ चल रहे हैं? ये एक स्टेट ऑफ माइंड बताता है कि आपके ऊपर जो लोग बैठे हैं, जो रियासत चला रहे हैं, हुकूमत चला रहे हैं, उनकी सोच क्या है कि सब कुछ हमने हड़प करना है, अपना ही समधी कहीं लगाना है, दोबारा भी वज़ीर आज़म उसको लेकर चलना है, आगे हम इक़्तिदार में रहें और उसके लिए नीचे जो लोग हमारा साथ देंगे उनको नवाजते चले जाएं। देखें, एक तो मदर अब्बास साहब ने आज ट्वीट किया हुआ था कि मिसाक जमहूरियत में इन्होंने ख़ुद ये तय किया था कि निगरान जो सेटअप होगा उसमें किसी का रिश्तेदार नहीं होगा, अजीज़ नहीं होगा, ताकि वो गैर जानबदार हो। तो ये अब ज़ाहिर है अब सारे असूल, ज़ाब्ते, कायदे सब बदल गए हैं पिछले 15-16 माह में पाकिस्तान के अंदर। दूसरी जहाँ तक बात है आवाम को, तो अभी आप थोड़ा सा सब्र करें। जो अगस्त के बिल आएंगे बिजली के, मैंने तो कल भी ये ट्वीट किया था कि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब उस वक्त आएंगे पाकिस्तान में जब अगस्त के बिल लोगों के घरों में पहुँच चुके होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई पाकिस्तानी घरों में बैठेगा। सब रोक करेंगे एयरपोर्ट का। जैसे उनको अगस्त के बिजली के बिल मिलेंगे, उसके बाद जब मियाँ साहब आ रहे होंगे तो सब एयरपोर्ट का रोक करेंगे। जो एयरपोर्ट का रोक नहीं कर सकेंगे वो अपने अपने शहरों में निकलेंगे उस दिन, जिस दिन मियाँ नवाज शरीफ साहब आएंगे। क्योंकि अभी भी जो इस वक्त तक बिल आए हैं उसने भी लोगों को जो है वो जिस हद तक लोगों को खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया है और जो हालात कर दिए हैं, तो अगस्त के तो जब बिल आएंगे वो इससे भी ज़्यादा खौफनाक होंगे कि 60 से 65 रुपये फी यूनिट हो गया है। आटे की कीमत आपके सामने है, गैस अब बढ़ाई जा रही है, बिजली की मज़ीद कीमतें बढ़ाई जा रही हैं और शायद ज़रूरत की चीज़ें आपकी मज़ीद बढ़ेंगी, ट्रांसपोर्टेशन की आपकी कीमत कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी। तो आने वाले दिन जो है वो बहुत खौफनाक मंजरनामा, और इस खौफनाक मंजरनामे की वजह से शायद इस्हाक दिया गया क्या कि वो इसको शायद वो कंटिन्यू बड़े अच्छे तरीके से कर सके। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया, तलबा को हिरासा करने का, मनशियात का। इस पर हमारे साथ खुसूसी तौर पर कुछ मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे और इसकी क्या वजह है, क्या इस पर हो रहा है। ब्रेक के बाद पूरी तफसील इसकी आपके सामने रखेंगे इस ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का एक ऐसा स्कैंडल सामने आया कि पूरी कौम इस पे परेशान हो गई, लरस गई कि क्या हो रहा है हमारे इंस्टीट्यूशंस में, कि जहाँ बच्चों को तालीम हासिल करने भेजा जाता है और वहाँ उनका जिनसी इस्तेहसाल किया जाता है। मनशियात का अड्डा बने हुए हैं हमारे ये इंस्टीट्यूशंस, दरसगाहें, और इसमें असातिज़ा भी मुलव्वस हैं, इसमें जनाब वहाँ एहलकार सिक्योरिटी के हेड मुलव्वस हैं। इस पर पूरी कौम इस वक्त परेशान है कि ये हो क्या रहा है और क्यों ऐसा है और क्या करने की ज़रूरत है कि इस तरह के मामलात हमारे इंस्टीट्यूशंस में ना हों, कि हर तरह की मनशियात वहाँ पर मिल रही हैं और उसमें ग्रुप बने हुए हैं जो फिर तलबा को ये कहते हैं कि जी अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए या आपको पास होना है तो आपको ये काम करने होंगे, और इस तरह की मनशियात वहाँ पर सप्लाई हो रही हैं और उसमें साथिज़ा मुलव्वस हैं। अब इसकी तफ्तीश मज़ीद चल रही है, कुछ और लोग भी गिरफ़्तार किए गए। इससे पहले चीफ सिक्योरिटी अफसर जो हैं एजाज़ हुसैन शाह, वो पहले ही गिरफ़्तार है। इसी बारे में हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर जावेद इकबाल साहब ने, रिटायर्ड प्रिंसिपल, तदरीस से वाबस्ता हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और आसिफ महमूद साहब सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, ये क्या वजह है कि ये तलबा पर प्रेशर होता है कि अगर कोई उस्ताद कर रहा है या सिक्योरिटी एहलकार है, कोई भी है, वो अगर इस तरह से उनको इस काम में मुलव्वस कर रहा है तो क्या वो घर वालों को नहीं बता पाते, या ये इतना प्रेशर होता है सोसाइटी का कि नंबर तुम्हारे कम आए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या वो छुपते हैं, किस से उनके चुंगल में आ जाते हैं? जी बहुत शुक्रिया उसामा। देखिए, ये जो वाक़या मंसूब किया जा रहा है बहावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी के साथ, और इस तरह के वाक़यात अक्सर होते रहते हैं, इससे मिलते जुलते वाक़यात, ये असल में सिम्टम्स हैं, ये टिप ऑफ आइसबर्ग हैं, ये सिम्टम्स हैं, ये बीमारी नहीं है। जैसे बुखार चढ़ा हो ना, तो बुखार कोई बीमारी नहीं होती, उसके पीछे मलेरिया या कुछ और नमूनिया होता है। तो हमने पिछले 30, 40, 50 साल से मुतअद्दिद वजूहात की बना पर अपने मुआशरे में एक बाकिरदार इंसान बनाने के लिए कोई तरबियत का निज़ाम हमने नहीं वज़ा किया। हमारे घरों में ये तरबियत हुआ करती थी, घरों के अंदर ख़ानदान में वो तरबियत नहीं हो रही। इंस्टीट्यूशंस का पर्पस सिर्फ नंबर दिलवाना है और उनको यूनिवर्सिटियों में दाखिल करना है। बच्चे को जब माँ बाप स्कूल में या कॉलेज में दाखिल करवाने जाते हैं तो ना बच्चे के ज़हन में, ना बच्चे के माँ बाप के ज़हन में, ना स्कूल के असातिज़ा, ना स्कूल के मालकान के ज़हन में होता है कि इसको एक बाकिरदार शहरी बनाना है। तो जब माशरे में बिल्कुल इखलाकी इक़दार बहुत थोड़ी हों, तो जो नेगेटिव माइंडेड लोग होते हैं
वो लोग जो स्मार्ट भी होते हैं, जिनकी नीयत ठीक नहीं होती, उस जंगल में आके उस नेगेटिविटी में सारे लोग उस ट्रेंड में फंसना शुरू हो जाते हैं। तो इस सारे को बहुत ही गौर से देखना पड़ेगा कि हमसे कहाँ गलती हो रही है। जी डॉक्टर साहब, इस पर स्कैंडल का जो वॉल्यूम है वो इतना बड़ा है कि 5000 वीडियोस की बात की जा रही है जो रिकवर की गई हैं मोबाइल फ़ोन से। मैं भी साउथ पंजाब से हूँ, सदीक जान साहब भी बैठे हुए, ये भी साउथ पंजाब से। हमें इल्म है कि साउथ में कितना कम निज़ाम है तालीम का, हायर एजुकेशन का स्पेसिफ़िकली। अगर मैं किसी बच्ची का पेरेंट हूँ और मैं टीवी पे ऐसी खबर देखता हूँ, वाई वुड आई सेंड माई चाइल्ड टू अ यूनिवर्सिटी अगेन? मेरे पास तो कोई रीज़न नहीं है कि मैं दोबारा अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए भेजूँ यूनिवर्सिटी में। और साउथ पंजाब में सिर्फ 27% फ़ीमेल लिटरेसी है। ऐसे स्कैंडल्स तो सर मज़ीद डैमेज करेंगे कॉज ऑफ वुमेन एजुकेशन को। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑब्वियसली सारे लोग बिल्कुल एक गार्ड हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन ये है मुजम्मिल कि मैं इस यूनिवर्सिटी के सेनेट का मेंबर भी हूँ। कुछ ऑनररी लोग होते हैं ना, रिटायरमेंट के बाद उनको दिया जाता है, तो इसलिए मैं इससे बहुत कंसर्न था। मैंने आपके इस प्रोग्राम से पहले रजिस्ट्रार साहब से बात की और वीसी साहब का भी मौक़िफ़ लिया। तो रजिस्ट्रार साहब का ये ख्याल है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि कुछ ना कुछ वाक़या हुआ होगा, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हाइपर इन्फ्लेटेड भी हैं। और इसलिए इस पर्टिकुलर वाक़े के बारे में हमें, चूँकि जब तक पूरी तरीके से तहकीक ना हो जाए और जब तक तमाम चीज़ें जो हैं वो ट्रांसपेरेंट ना हो, शायद इस पर्टिकुलर वाक़े पर हतमी बात न की जा सकती हो। लेकिन बहरहाल आपने जो बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त है। इस किस्म का कोई भी स्कैंडल, और ख़ास तौर पर ये जो हमारे इलाके में जिसमें वैसे ही बच्चियों को लोग स्कूल कॉलेज नहीं भेजते, यहाँ बहुत ही कंजर्वेटिव माहौल है। ये पहले माँ बाप तहकीक करते हैं कि लड़कियाँ अलग बैठती हैं, लड़के अलग बैठते हैं, वगैरह वगैरह। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इस किस्म का स्कैंडल जो है वो बच्चियों की तालीम को ख़ास तौर पर बहुत नुकसान पहुँचाएगा। सदीक, अगर आप आसिफ महमूद साहब से सवाल करें तो उसके साथ इंफॉर्मेशन आपके पास वो शेयर। बिल्कुल आज हमने प्रोग्राम में इसीलिए डॉक्टर जावेद इकबाल साहब को और आसिफ महमूद साहब को इसलिए दावत दी कि हम इनसे सीखें। बल्कि मैंने तो पहले कॉल भी किया आसिफ महमूद साहब को यही पूछने के लिए कि अगर आप अवेलेबल नहीं हैं और प्रोग्राम में बात करनी हो तो क्या बात की जाए, क्योंकि ऐसा सेंसिटिव मामला है। जिस तरह से मुजम्मिल साहब ने कहा कि अब वालिदैन जो सुन रहे होंगे, और फिर ये भी बात दुरुस्त है कि हमने बहुत सारी चीज़ें हम एग्जैजरेट भी कर देते हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा कर भी बयान कर देते हैं। जैसे मुजम्मिल साहब ने ये कहा वहाँ से बहुत चीज़ें रिपोर्ट हुई, लेकिन जब मैंने चेक किया तो वो बहुत ज़्यादा भी रिपोर्ट हुई। शायद कुछ मामलात में कुछ चीज़ें कम रिपोर्ट हुई, लेकिन कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो गई। तो आसिफ साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि मीडिया की क्या जिम्मेदारी है कि हम इस मामले में किस तरह से रिपोर्ट करें, किस हद तक रिपोर्ट करें? और दूसरा यह है कि ये तालीमी इदारों में मंशात का बहरहाल इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है, या ये शिकायत बढ़ती चली जा रही हैं कि जो मेल टीचर्स हैं वो फीमेल स्टूडेंट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये तीन चीज़ें मैंने मिला के आपके सामने रख दी हैं। प्लीज़ इस पर थोड़ा सा गाइड कीजिएगा हमें कि इसको आप किस तरह से देखते हैं। साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आपने जो बातें की उसका मुख्तसर मैं आपकी खिदमत में अगर अर्ज़ करूँ, जब इस तरह का कोई वाक़या होता है तो बिल्कुल आप दोस्तों ने ठीक कहा कि उसको बाज़ औक़ात एग्ज़ैजरेट किया जाता है, लेकिन उसके साथ एक और पहलू भी है, और वो ये है कि उसको बिल्कुल साइड स्टेप करने की कोशिशें भी साथ ही शुरू हो जाती हैं। अभी देखिए, मामला इन्वेस्टिगेट होगा, फिर सच पता चलेगा, लेकिन मैं अभी खबर पढ़ रहा था कि वाइस चांसलर साहब ने, उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब ने इस मसले की नफी की है। अब मैं एक आम शहरी के तौर पे, कंसर्न सिटीजन के तौर पे ये सोच रहा हूँ कि भाई वाइस चांसलर साहब को क्या पड़ी है इसकी तरदीद करने की फौरी तौर पे। मैं ये तो नहीं कहता कि वाइस चांसलर साहब इस कार्टेल का हिस्सा हैं, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि हमारी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के अंदर एक एहसास आ जाता है कि हमारा इदारा जो है उसकी निगरानी पे हर फारा है, इसलिए हमें इदारे को प्रोटेक्ट करना है। तो इदारे को प्रोटेक्ट करते हुए फिर क्रिमिनल्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो चीज़ों को तवाज़ुन के साथ रख कर चलना चाहिए। हमारी तरफ से भी एग्जैजरेट भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इन लोगों को इनके ऊपर कवर भी नहीं डालना चाहिए। देखिए, ये वक़ुआ सिर्फ इस यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ सिद्दीक जान साहब, ऐसे ही वक़ुआ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में भी हुआ, आपके इल्म में होगा। टॉप पे बैठे हुए एक आदमी की वीडियोस असातिज़ा ने खुद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई एक्शन नहीं लिया। रेप हुआ इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके ऊपर जो आदमी बोला, जिसके बात की ग्रेड 20 का ऑफिसर था, उसको यूनिवर्सिटी से नौकरी से निकाल दिया गया, डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक को। डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक का केस सुप्रीम कोर्ट में, पार्लियामान में कभी टेकअप होता है, 2-4 हवाले जरूरी सुनाए जाते हैं, उसके बाद किसी ने नहीं पूछा कि डॉक्टर मुश्ताक के साथ क्या हुआ। ऐसे केसेस और बहुत सी जगहों पर भी होते हैं। दूसरा ये है कि ये जो नंबर्स का मामला है, ये एक जुज़वी मामला है सर। ये नंबर्स के लिए सारा कुछ नहीं होता। बच्चियां बहुत मेहनती हैं, बहुत पढ़ती हैं,
और जिन बच्चियों के बहुत अच्छे ग्रेड्स आते हैं वो मेहनत से आते हैं। मैं खुद पाकिस्तान की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अगर हम सिर्फ इसको मार्क्स के साथ रिलेट कर दिया तो ये तो कल को ये हुआ कि जिन बच्चियों की हमारी बहनों बेटियों के नंबर्स अच्छे आएंगे वो भी छुपती फिरती होंगी कि भाई ये नंबर्स कैसे हैं। ऐसा नहीं है। अलबत्ता इसमें कुछ और अवामिल भी हैं। इसका एक समाजी मुतालिया भी होना चाहिए, इसका एक कानूनी मुतालिया भी होना चाहिए। ये समाजी एंगल से भी इसको देखें, कानूनी एंगल से भी देखें, क्रिमिनोलॉजी के एस्पेक्ट से भी देखें, सोशल एंगल से भी देखें, फिर आप इसकी तह तक पहुंचेंगे। तीसरी गुजारिश सिद्दीक जान साहब ये है कि ये खराबी तो किसी न किसी अंदाज से हर दौर में रहेगी। हमें ये करना चाहिए, रियासत को ये करना चाहिए कि इस खराबी के जो इम्कानात होते हैं उनको कम से कम करती चली जाए, मिनिमाइज करती चली जाए, जिसको फिका में सद्दुज़्ज़रा यानी ब्लॉकिंग ऑफ मीन्स कहते हैं। ये जो सेमेस्टर सिस्टम है ना, इसके अंदर फ्लॉज हैं। एक ही टीचर है, वही आपके पेपर्स चेक कर रहा है, वही आपको पढ़ा रहा है, वही आपको मार्क्स दे रहा है। उसमें लाइकिंग्स आती हैं, उसमें डिसलाइकिंग्स आती हैं, उसमें सैटेनिक आपके इमोशंस आते हैं, उसमें किसी से आपकी तलखी हो गई तो आपका वेंडेटा आता है, उसमें बहुत कुछ आता है। तो दिस सेमेस्टर सिस्टम दिस इज लाइसेंस टू किल। इस सेमेस्टर सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है। आपने अपने बच्चों को यूं समझे कि क्रिमिनल्स के आगे फेंका हुआ। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा लॉडेड लफ्ज़ बोल रहा हूं, लेकिन ये सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो इस पावर को मिसयूज करते हैं। तो ये एक हमा जिहिद चीज है सिद्दीक साहब, जिसके ऊपर सोसाइटी को, मीडिया को, अहले दानिश को, रियासत को, सबको बुनियादार आना हो। डॉक्टर साहब, ये जो चेन ऑफ इवेंट्स हम देख रहे हैं, इस वाक़े के अलावा भी पिछले हफ्ते होम डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट गवर्नमेंट को दी है और उसमें ये इंकशाफ हुआ है कि पिछले 6 महीनों में 1400 वाक़यात हुए हैं चाइल्ड अब्यूज़ के सिर्फ पंजाब में, और उन 1400 में से 69% जो हैं वो मेल चिल्ड्रन हैं, यानी कि बच्चों में जो मेल हैं वो ज़्यादा अब्यूज़ हो रहे हैं बच्चियों से। साथ साथ ये वाक़या भी हम देख रहे हैं। आपको लगता है कि ओवरऑल इस तरह के क्राइम्स की एक प्रेवलेंस है पंजाब के अंदर, ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर, जिस पे बात नहीं होती और जो कि अनडिस्कस्ड रहता है मेजरली? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सीरियस मसला है। और मैं जब से सोशल मीडिया में कुछ करता हूँ तो बाज़ लोग काउंसलिंग के लिए भी मेरे पास आते हैं, वो मेरा प्रोफेशन नहीं है। तो ऐसी ऐसी हौलनाक बातें सुनने को मिलती हैं कि जिनका टीवी के ऊपर यानी बयान करना ही बहुत मुश्किल है। यानी ऐसे ऐसे मुक़द्दस रिश्ते के जिनको हम महरम रिश्ते कहते हैं, उन रिश्तों की तरफ से भी सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस आते हैं, मसलन वालिद और भाई वगैरह। तो मैं और इसके बहुत सारे केसेस रिसेंटली मैंने एक क्राइसिस को देखा, एक फैमिली के क्राइसिस में। तो आप मुजम्मिल से ही कह रहे हैं हमारे, और फिर आखिर में तान मेरी तो वहीं टूटती है कि जब तक हम पूरे मुआशरे में एक प्रॉपर रोल मॉडल क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक मुआशरे की कदरों का हम तयन नहीं करेंगे और हमारा थिंक टैंक, हमारी इंटेलिजेंसिया, हमारी एकेडमिया वो पाकिस्तान के लोगों को 5 साल बाद कहाँ होना है, 10 साल बाद क्या होना है, जो 20 साल बाद पाकिस्तान होना है, उसके लिए वो बच्चे जो माओं की गोद में हैं उनके लिए पेरेंटिंग के क्या प्रिंसिपल्स हैं, जब तक इन तमाम चीज़ों को नेशनल एमरजेंसी के तौर पर नाफिज करके हम नहीं करेंगे। अब देखें ना, हम कहते हैं पाकिस्तान का बुरा हाल है। पाकिस्तान का बुरा हाल का मतलब ये है कि जो मेरी उम्र या मेरी उम्र से थोड़े से आपसी की उम्र से बड़े और मेरी उम्र से कम जो ब्रैकेट में जो लोग हैं, ये इस वक्त हैंड्स ऑफ अफेयर में हैं। ये किसी जगह पर स्टैब्लिशमेंट के बड़े ऑफिसर हैं, ये ब्यूरोक्रेट हैं, ये किसी यूनिवर्सिटी के, ये इनमें से अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान के साथ ऑनेस्ट नहीं है। इनमें से अक्सरियत जो है, सॉरी फॉर यूजिंग दिस स्ट्रिक्ट वर्ड, कि वो करप्ट हैं, बेसिक तौर पर अपने ज़ाती मफादात को प्रेफरेंस देते हैं अवामी मफादात के ऊपर। और ये कैसे हुआ कि ये सारे के सारे आज से 25, 30, 40 साल पहले जब बच्चे थे तो इन्होंने उस माहौल में आँख खोली कि जिस माहौल में ये सारी चीज़ें मौजूद थीं। अब ये सारे के सारे फल हैं उस दरख्त के कि जिस दरख्त की जड़ों के नीचे हमने यानी उसको दीमक लगा दी है और जिसकी जड़ों को हमने बदबूदार पानी दिया है। माफ़ कीजिएगा, ये मैं फिर सख्त लफ्ज़ बोल रहा हूँ, लेकिन अब ये उसके शाखसाना है। लिहाजा एक बात डॉक्टर साहब, एक चीज़ और कि इसी होम डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में ये फैक्ट भी मेंशन था कि 40% जो ऑफेंडर्स होते हैं वो अपने ही नेबर्स होते हैं, वो जो उन बच्चों के आसपास घरों में रिहाइश पजीर होते हैं। और एक और जो आपने तो खैर जो इखलाकी पहलू है उस पर रोशनी डाली, लेकिन जो जुडिशल फेलियर है, क्योंकि जो सेक्सुअल ऑफेंडर्स हैं उनका कन्विक्शन और जो रेट है सिर्फ 3% है। यानी कि अगर मैंने ये जुर्म किया है तो सिर्फ 3% चांस है कि मुझे सज़ा मिल जाएगी, 97% लोग छूट जाते हैं। तो ये जो अदल का निज़ाम है इसमें इतना बड़ा लूप होल है कि 97% आर रोमिंग फ्री, सिर्फ 3% कन्विक्शन रेट है इतने सीरियस क्राइम का पाकिस्तान में।
जी देखिए ना, सिर्फ मसला हम किस वो एक शेर है कि जहां देखो सफ़े मातम बिछी है, यहाँ एक बात का रोना नहीं है। यानी जो भी इदारा है उस इदारे की जो जिम्मेदारी है, ख़ास तौर पर वो इदारा अगर उसके साथ सरकार का लफ्ज़ लग जाता है तो उसका मतलब ये है कि हम उस पर कोई तवक्को नहीं रख सकते और उस पर कोई एतबार नहीं कर सकते। आप देखें एक सिंपल सी मिसाल, एक छोटी सी खोखे की दुकान के अंदर TCS का ऑफिस होता है और वो पूरी दुनिया के अंदर ये तरसील का काम करता है। हमारे CSS ऑफिसर चलाते हैं पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस। वो पोस्ट ऑफिस कहाँ है? ये जो बसें होती हैं, छोटे छोटे ट्रांसपोर्टर्स जो हैं बेहतरीन बिजनेस कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट कहाँ है? हमारी रेलवे कहाँ है? प्राइवेट एयरलाइंस हैं, सरकारी कहाँ है? अब प्राइवेट बैंक देख लें, सरकारी बैंक देख लें। यानी जिस चीज़ के साथ सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, सरकारी चैनल, प्राइवेट चैनल, यानी आप जिसके साथ सरकारी लगा लेंगे आप देखेंगे कि उनके अंदर वसाइल का बेशुमार इस्तेमाल है, मगर आउटपुट यानी हमारे जितने भी इदारे हैं वो इस वक्त गल सड़ रहे हैं और जिसका जो काम है वो, और इसी वजह से हम देख रहे हैं चाहे घरों में या यूनिवर्सिटी और स्कूल्स या ये तालीमी इदारे, वहाँ से हमें इस तरह के स्कैंडल सामने आते हैं। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि ये सिर्फ कमेटियाँ या ये एक चीज़ सामने आ जाती है, इस पर बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी जो है अपनाई जाए ताकि इस तरह के वाक़यात हों ही ना। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब IT के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की IT एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।